आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल के नापाक मंसूबों और जुल्मों में हुआ इजाफा। यूरोप मुल्क आयरलैंड ने इजराइल को दिखाया बाहर का रास्ता। देवेंद्र फडणवीस हुकूमत की काबीना में तौसी। एक मुस्लिम समेत 39 वुज़रा ने लिया हलफ। प्रियंका गांधी ने फिर दिखाया फिलिस्तीनी प्रेम। फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी। पीएम मोदी ने विजय दिवस पर शहीदों को किया याद। वजीर दिफा बोले, कुर्बानी और खिदमात को कभी नहीं भूलेगा भारत। संभल फसाद को लेकर सपा का एहतजाजी मुजाहिरा। सुरेश खन्ना बोले, हुकूमत चर्चा के लिए तैयार। मशहूर तबला साज उस्ताद जाकिर हुसैन का इंतकाल। 73 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। AMU JMI यूनिवर्सिटी में हुई पुलिस ज्यादती के 5 साल पूरे। स्टूडेंट्स ने किया खौफनाक मंजर को याद। ड्रग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नौजवानों को सलाह। कहा, बंद होना चाहिए मंशियात का बखान। हरियाणा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। बीजेपी सदर बोले, कांग्रेस आम आदमी पार्टी MSP की गारंटी दे। इजराइल जिसने गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी नस्ल कुशी में कोई ऐसा हरबा या तरीका ना छोड़ा हो जो इंसानियत शर्मसार ना करता हो, वो एक बार फिर अपनी नापाक पॉलिसी के चलते मजीद लोगों को हलाक करने का मंसूबा तैयार कर चुका है। इधर तो इजराइल गजा और सीरिया में दिन ब दिन अपनी कार्रवाई तेज कर रहा है, तो उधर यूरोप के मुल्क आयरलैंड ने इजराइल को उसके जुर्मों की ऐसी सजा दी है कि इजराइल को वहां से भागने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं मिला। करीब 14 महीनों से गजा में नस्लकुशी को अंजाम दे रहा इजराइल दुनिया भर से तनकीद का सामना करने के साथ साथ अपनी खुद की आवाम के हाथों भी जलील और ख्वार हो रहा है, लेकिन उसकी अकड़ और ढीठपनी में जरा बराबर कमी नहीं आई है। वक्तन फवक्तन रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने उसे धूल चटाई और उसे बुरी तरह शिकस्त का सामना कराया, लेकिन इजराइल ने कुछ दिन बाद फिर वही अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। गजा के साथ साथ इजराइल की कार्रवाइयां सीरिया में भी रोज बरोज तेज हो रही हैं। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की हालिया हवाई हमलों में गजा में मजीद 20 मासूमों की जान गई है। उधर सीरिया में भी इजराइल ने नए मिसाइल लॉन्च करते हुए वहां भारी तबाही मचाई हुई है। इतना ही नहीं, सारी हदें पार करते हुए अब तक का सबसे खौफनाक कदम उठाया है। प्रेस टीवी के मुताबिक बताते चले कि इजराइल ने कब्जे वाले इलाके में गैर कानूनी इजरायली बस्तियों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए वेस्ट बैंक में रिमोट से चलने वाली ऑटोमेटेड मशीन गनें तैनात करने का ऐलान कर दिया है। दर्जनों बस्तियों के इर्द गिर्द खुद को बचाने के लिए निगरानी के टावर्स पर ये मशीनें लगाने का फैसला लिया गया है। इधर तो इजरायली नस्लकुशी जारी है, उधर यूरोप के एक और गैर मुस्लिम मुल्क ने इजराइल को उसकी असली जगह और औकात दिखाते हुए उसे अपने मुल्क से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यूरोपीय गैर मुस्लिम मुल्क यानी कि आयरलैंड ने पहले तो आलमी अदालत में इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अब इजराइल के खिलाफ उसने इतने मोर्चे खोल दिए हैं कि इजराइल को वहां से भागने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं मिला। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक बताते चले कि इजराइल ने कहा कि वे डबलिन में मौजूद अपनी एम्बेसी बंद करेगा। उसने आयरिश हुकूमत पर एक्सट्रीम एंटी इजराइल पॉलिसी का इल्जाम लगाया है। इजराइल फॉरेन मिनिस्टर गिदोन सार ने एक बयान में कहा कि इजराइल ने पहले आयरलैंड के फिलिस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइजेशन देने के एक तरफा फैसले के बाद डबलिन से अपने सिफारतकारों को वापस बुला लिया है, लेकिन अब जब आयरलैंड ने इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और आयरलैंड में जब इजराइल के मुखालिफ आवाजें ज्यादा उठ रही हैं, ऐसे में वो अपनी एम्बेसी को बंद भी कर रहा है। आयरलैंड के अंदर जारी ये हलचल सऊदी समेत अरब ममालिक के चेहरों पर करारा तमाचा है, जो अब तक इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने से कासिर है। देखना ये होगा कि इजराइल की ये जारहियत और उसके ये नापाक इरादे सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए अंजाम दे रहा है और वो कहां जाकर रुकेंगे। महाराष्ट्र में 15 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस हुकूमत की कैबिनेट में तौसी की गई है। हलफ बर्दारी तकरीब नागपुर में मुनक्किद की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 39 MLAs ने वजीर के तौर पर हलफ उठाया है। हलफ उठाने वाले वजीरों में बीजेपी की रियासत इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्णा विखे पाटिल, आशीष सोलर, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, गणेश नाइक, मंगल प्रताप, जयकुमार सावल, पंकज मुंडे और अतुल सावे शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के वजीरों में शिवसेना के दादा भूसे,
शंभूराज देसाई, संजय राठौड़, गुलाबराव पाटिल और उदय सामंत शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ समारोह में अजीत पवार की पार्टी के नेता मणिका राव कोकाटे, दत्तात्रेय विठोबा भरडे, हसन मुशरीफ, अदिति सुनील टटकरे और धनंजय मुंडे ने हलफ उठाया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात नतीजे 20 नवंबर को हुए। महाराष्ट्र इलेक्शन में महायुति इत्तेहाद ने 278 में से 230 सीटें जीतकर जीत दर्ज की। वहीं इलेक्शन में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी। 278 सीटों में से सिर्फ बीजेपी ही 132 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 57 सीटें जीतने में कामयाब रही और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी 41 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बार फिर फिलिस्तीन प्रेम दिखाई दिया है। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर पार्लियामेंट में पहुंची हैं। उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है। इस बैग के जरिए एक बार फिर प्रियंका गांधी फिलिस्तीन की हिमायत करती हुई नजर आई हैं। अब इस बैग को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर हमला किया है। मरकजी वजीर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रियंका मुस्लिम वोट को हासिल करने के लिए फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर आई है। ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। हाल ही में हिंदुस्तान में आए फिलिस्तीन के एम्बेसडर से उन्होंने मुलाकात की थी। फिलिस्तीनी एम्बेसडर ने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा इलेक्शन में जीत की बधाई भी दी थी। इस मुलाकात में प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के साथ अपना सपोर्ट साफ तौर पर झलकाया था। उन्होंने आजादी हासिल करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के लिए अपनी हिमायत की बात भी कही थी। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही फिलिस्तीनी हितों के लिए जी रही हैं और इसके इंसाफ में यकीन रखती हैं। आज पूरा मुल्क 1971 की जंग में मिली जीत को याद करते हुए विजय दिवस मना रहा है। इसको लेकर आज देश के पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई लीडरान ने 1971 की जंग में शामिल जवानों को खिराज अकीदत पेश की है। साथ ही वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जवानों को सलाम किया। पीएम मोदी ने कहा, कुर्बानी हमेशा नस्लों को मुतासिर करेगी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि आज विजय दिवस पर हम उन बहादुर फौजियों के हिम्मत और कुर्बानी का सम्मान करते हैं जिन्होंने सन 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में अपनी कुर्बानियां दी और अपनी कड़ी मेहनत से हमारे देश भारत की हिफाजत की, हमें गौरव दिलाया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये दिन उनकी बहादुरी की खिराज अकीदत के लिए हैं। उनकी कुर्बानियां हमेशा पीढ़ियों का हौसला अफजाई करेंगी और हमारे देश के इतिहास में गहराई से समाई रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस दिन को याद करते हुए एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि देश के जवानों के बलिदान और सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। आज विजय दिवस के खास मौके पर हिंदुस्तान उन बहादुर फौजियों को सलाम करता है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और भारत को गौरव हासिल करवाया। उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास आज से शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी के एमएलए और एमएलसी ने सेशन शुरू होने से पहले संभल तशद्दुद को लेकर असेंबली अहाते में एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए जमकर नारेबाजी की। संभल के मुद्दे को लेकर योगी हुकूमत के वजीर सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विपक्ष के पास नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि हुकूमत पूरी तरह से तैयार है और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने की सियासत में लगी हुई है और इस समय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुसलमानों की खुशामद की सियासत की महाभारत शुरू हो गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज असेंबली इजलास का पहला दिन है। कल बजट के जरिए से हम प्रदेश की आवाम के समक्ष विकास के एजेंडे को लेकर आएंगे। अलग अलग महकमे की मांगों पर चर्चा होगी। मशहूर तबला साज उस्ताद जाकिर हुसैन का इंतकाल हो गया है। उन्होंने 73 साल की उम्र में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को अस्पताल में आखिरी सांस ली। जाकिर हुसैन पिछले कुछ दिनों से दिल से जुड़ी बीमारी से मुब्तला थे। दुनिया भर में क्लासिकल म्यूजिक को भारत में अलग पहचान दिलाने वाले उस्ताद और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं रहे। 73 साल की उम्र में जाकिर हुसैन का इंतकाल हो गया है। जाकिर हुसैन ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आखिरी सांस ली। जाकिर हुसैन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, जिसके चलते उनके शरीर में दिल से जुड़ी परेशानियां पैदा हुईं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हार्ट से जुड़ी परेशानी की वजह से उनका इंतकाल हो गया। बता दें, जाकिर हुसैन पेशे से एक एक्टर भी थे। उन्होंने अब तक 12 फिल्में की हैं। जाकिर हुसैन मशहूर मरहूम तबला वादक अल्लाह खान के बेटे हैं।
मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया में 15 दिसंबर 2019 को पुलिस बर्बरता की गई थी, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने पुलिस के जरिए की गई बर्बरता की मजम्मत की है और उन दिनों को याद करते हुए एहतिजाजी मुजाहिरा किया है। इस दौरान यूनिवर्सिटी के बाहर और आसपास 2 दिन पहले से ही 3 लेयर की सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। दरअसल 15 दिसंबर साल 2019 को एएमयू के स्टूडेंट सीए की मुखालिफत में एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान एएमयू इंतजामिया की इजाज़त से पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर लाठीचार्ज के साथ ही फायरिंग भी की थी, जिसमें कई स्टूडेंट शदीद तौर से जख्मी हो गए थे। हर साल स्टूडेंट इस हादसे को याद करते हुए एहतजाज करते हैं और इसी कड़ी में 15 दिसंबर को स्टूडेंट ने उस हादसे की याद में एएमयू लाइब्रेरी कैंटीन पर एहतजाज किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अब्दुल हामिद ने कहा कि उस हादसे की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जब कोई स्टूडेंट एएमयू में एंट्री लेता है तो उसकी हिफाजत की गारंटी एएमयू इंतजामिया की होती है, लेकिन 15 दिसंबर साल 2019 को एएमयू इंतजामिया ने स्टूडेंट की हिफाजत को दांव पर लगाकर और पुलिस को यूनिवर्सिटी में घुसने की इजाजत देकर गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के नौजवानों में बढ़ रहे ड्रग्स के क्रेज पर फिक्र का इजहार किया है और इसी के साथ कोर्ट ने नौजवानों को चेतावनी भी दी और इसे उनके मुआशी और सामाजिक जिंदगी के लिए खतरा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने नौजवानों से इस तरह के चैलेंजेस से निपटने की अपील की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने ड्रग्स तस्करी के मुलजिम अंकुश विपिन कुमार के खिलाफ एफआईआर जांच की मंजूरी दे दी है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह तबसरा किया है। बता दें कि अंकुश पर इल्जाम है कि वह पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान में होने वाली हीरोइन तस्करी में शामिल है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने नौजवानों को चेतावनी देते हुए कहा कि ड्रग्स इस्तेमाल के सामाजिक और मुआशी खतरों के साथ जहनी खतरे भी हैं। इससे मुल्क के नौजवान अपनी चमक खो सकते हैं। अपनी मांगों के लिए किसानों ने हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला। पानीपत में भारतीय किसान यूनियन की युवा विंग ने इसराना में ट्रैक्टर मार्च निकाला। बता दें, पानीपत गोहाना रोड पर डाहर टोल से मार्च निकाला गया। भारतीय किसान युवा यूनियन के रियासती तर्जुमान मनोज जागलान की क़यादत में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। मनोज जागलान ने बताया कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान ये एहतजाज कर रहे हैं। आंदोलन के चलते खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान लीडर जगदीप सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ गई। किसानों का कहना है कि हुकूमत गहरी नींद सो रही है। किसान लीडर जगदीप सिंह डल्लेवाल के सपोर्ट में हुकूमत की मुखालिफत करते हुए किसान तंजीमों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसके बाद इसराना एसडीएम इसनाना को मेमोरेंडम सौंपा गया। मगरिबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लीडर फिरहद हकीम के जरिए मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर सियासी पारा गर्म है। बता दें, तृणमूल कांग्रेस के लीडर फिरहद हकीम ने कहा था कि मुसलमान अकलियत से अक्सरियत बनेंगे। इस पर बीजेपी और हिंदूवादी तंजीमों ने तनकीद की है। पश्चिम बंगाल के सत्ता पर काबिज टीएमसी के लीडर फिरहाद हकीम ने मुसलमानों की अक्सरियत में होने की बात कही। इस पर सियासी घमासान मच गया। बीजेपी और हिंदूवादी तंजीमों ने इस बयान की कड़ी मुखालिफत की, जिसके कुछ घंटों बाद ही फिरहाद हकीम ने एक मीडिया इदारे को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं एक कट्टर सेक्युलर हूँ और मुहिब वतन हिंदुस्तानी हूँ। कोई भी मेरे सेक्युलर इक़दार और देश के लिए मोहब्बत पर सवाल नहीं उठा सकता। दरअसल शनिचर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें फिरहाद हकीम को ये कहते हुए सुना गया कि हम उस बिरादरी से हैं जो मगरिबी बंगाल की आबादी का 33% है। भारत की आबादी अब 70% है। हमें अकलियती बुलाया जाता है, लेकिन हम अपने आप को अकलियती नहीं मानते। हमें यकीन है कि अल्लाह ने चाहा हम एक दिन बहुमत में होंगे। बीजेपी एमएलए विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बसाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें यहां एनआरसी लागू करना चाहिए। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर बीजेपी एमएलए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां बसाने में लगी हुई है। ऐसे में दिल्ली में एनआरसी नाफिज होना चाहिए। उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि दिल्ली की हुकूमत रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसा रही है, उनकी हिफाजत कर रही है और उनके लिए पूरे इंतजाम कर रही है। और जब हम सदन में ये मामला उठाते हैं तो हमारे माइक बंद किए जाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया
दिया जाता, विधानसभा की कार्रवाई से हमारा बयान हटवा दिया जाता है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसाना बंद करें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर दिल्ली के किरदार को खराब करने में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर बयान देकर कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है। इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप इलेक्शन जीतें तो नतीजे कबूल कर लें और जब हार जाएं तो ईवीएम पर इल्जाम लगा दें। उनके इस बयान पर कांग्रेस एमपी मणिकम टैगोर ने पलटवार किया है। टैगोर ने कहा कि उन्हें अपने सबूतों की जांच करनी चाहिए। लोकसभा में पार्टी के सचेतक टैगोर ने पूछा कि वजीर आला बनने के बाद उमर अब्दुल्ला का अपने सहयोगी दलों के प्रति ऐसा रवैया क्यों है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब इसी ईवीएम के इस्तेमाल से हुए इलेक्शन के बाद संसद में आपके 100 से ज्यादा मेंबर्स पहुंच जाते हैं और आप अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप उसके कुछ महीने बाद पलटवार ये नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव के नतीजे उस तरह से नहीं आ रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। टैगोर ने उमर अब्दुल्ला के इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर रिपोस्ट करते हुए कहा कि ये समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यानी कि यूबीटी है जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ बात की है। देश की राजधानी दिल्ली में AQI 450 तक पहुंच गया है। इसके बाद दिल्ली हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें, दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली में एक बार फिर ग्रैप 3 लागू कर दिया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होने लगी है। यहाँ हवा की क्वालिटी एक बार फिर गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई है, जिसके बाद एक बार फिर दिल्ली में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। आज यानी कि 16 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में AQI करीब 450 तक पहुंच गया। ग्रैप 3 प्रोविजंस के तहत दिल्ली में डिजिटल वाहन पर लागू रहेगा। साथ ही कंस्ट्रक्शन के काम, तोड़फोड़ और खुदाई के काम की भी इजाजत नहीं होगी, जबकि स्कूलों को ऑनलाइन मीडियम के जरिए चलाया जाएगा। वहीं मरकजी हुकूमत अपने एम्प्लॉइज के ऑफिस टाइमिंग में बदलाव करने का भी फैसला ले सकती है। ग्रैप 3 के तहत दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर में 5वीं क्लास तक के स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलेंगे। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।